गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने मैट्रिक्स में जो योग के लिए जो गुणधर्म है वो सभी गुणधर्म कल कंप्लीट कर लिए थे और उससे रिलेट आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिनको आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज हम मैट्रिक्स गुणन के लिए जो गुणधर्म है उनका अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवयव है गुणन के गुणधर्म, जिनको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें कुल 4 प्रकार के गुणधर्म है। मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। पहला गुणधर्म जो इसमें है वो है क्रम विनिमयता का। ठीक है, दूसरा गुणधर्म जो इसमें आएगा वो आएगा साहचर्यता के लिए। तीसरा इसमें गुणधर्म आएगा वो आएगा तत्समकता का, और चौथा गुणधर्म जो इसमें आएगा वो आएगा बंटनता का। ये 4 प्रकार के इसमें गुणधर्म है। तो आज हम इन चारों प्रकार के गुणधर्मों को पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा इनकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो गुणधर्म इसमें हम लेंगे वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आप कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी। ध्यान देना यहाँ पे क्रम विनिमयता क्या है। जैसा कि आपने योग के लिए पढ़ा था कि क्रम विनिमयता होती है a + b = b + a, और वो वहाँ पे संतुष्ट थी, वो नियम वहाँ पे सत्यापित हो रहा था। परंतु यहाँ पे जो संक्रिया हम ले रहे हैं वो संक्रिया किसकी है? गुणन की है, मल्टीप्लिकेशन की है। तो ध्यान रहे, सामान्यतया मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होती है। ध्यान रखना, योग क्रम विनिमय होती है परंतु मैट्रिक्स गुणन है वो क्रम विनिमय नहीं होती है। अगर इसको मैं परिभाषा के रूप में लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं कि अर्थात a.b बराबर नहीं है b.a। इसका मतलब a.b और b.a आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल ऐसे है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स A है जिसमें अवयव हैं 1 0 1 0। ये कोई 2 × 2 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है। इसी के साथ में एक B मैट्रिक्स आपके पास और है जिसमें अवयव मैं ले लेता हूँ 1 0 0 0। ये भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि A का क्रम क्या है? A का क्रम है 2 × 2, और इधर B का क्रम भी क्या है? 2 × 2 है। आप देख सकते हैं कि A का जो स्तंभ है 2 और B की पंक्ति है वो आपस में क्या है? बराबर है। वो आपस में बराबर है, इसका मतलब A और B का गुणा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने AB ज्ञात किया, A.B हम ज्ञात करेंगे। तो A का मान क्या है? 1 0 1 0, और B मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? 1 0 0 0। इन दोनों का करेंगे हम गुणा। तो देखो यहाँ पे इनका गुणनफल कैसे करते हैं? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का करेंगे 1 से, फिर प्लस 0 का करेंगे 0 से, तो 1 + 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा करेंगे 0 से, तो ये आ गया 0। फिर 0 का गुणा करेंगे 0 से, तो ये हो गया +0। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा करेंगे 1 से, तो यहाँ हो गया 1, और फिर 0 का गुणा करेंगे 0 से, तो यहाँ हो गया 0। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा करेंगे 0 से, तो ये हो गया 0, और 0 का गुणा करेंगे 0 से, तो ये हो गया 0। तो आपके पास जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसमें अवयव आएंगे 1 0 1 0। ये लो, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसका ऑर्डर है 2 × 2। अब अपन ज्ञात करेंगे BA। तो पहले BA ज्ञात कर सकते हैं क्या? चेक कीजिए। BA ज्ञात करेंगे तो BA का क्रम क्या है? 2 × 2, और उधर A का क्रम भी क्या है? 2 × 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी B का स्तंभ और A की पंक्ति आपस में बराबर है। इसका मतलब BA भी ज्ञात किया जा सकता है। तो BA ज्ञात करो। B मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 0। इसका मल्टीप्लाई करना है किससे? A मैट्रिक्स से, और A मैट्रिक्स क्या है? 1 1 0 0। अब इसको इंटू करो, देखो क्या आता है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ वही सिस्टम सारा। 1 का गुणा 1 से किया,
1 प्लस 0 का गुणा 1 से किया 0, फिर 1 का गुणा 0 से किया 0, 0 का गुणा 0 से किया प्लस 0, फिर 0 का गुणा 1 से किया 0 प्लस 0 का गुणा 1 से किया 0, फिर 0 का गुणा 0 से किया 0 प्लस यहाँ भी क्या आएगा 0। अब इसको हल करो, क्या आता है, इसको हल करेंगे तो आएगा 1 0 0 0। ये भी 2 क्रॉस 2 के क्रम की एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, जो आ गई इक्वेशन नंबर 2। आप चेक करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आया है और इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारे पास जो रिजल्ट आया है, क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। देखो इधर 1 1 आ रहा है यहाँ पे पहले स्तंभ में अवयव, और यहाँ पे 1 के साथ में कौन आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 और 2 से स्पष्ट है कि AB और BA आपस में इक्वल नहीं है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये सीखा कि AB और BA आपस में इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब हमने पहला नियम क्या सीखा कि सामान्यतया मैट्रिक्स जो है वो गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करती है। ठीक है, तो ये है इसका नियम नंबर फर्स्ट। उसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड नियम, साहचर्यता। साहचर्यता में क्या है, साहचर्यता में कितने अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी? साहचर्यता के लिए 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पे मैट्रिक्स है तो हमें यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लेनी है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे सेकंड नंबर जो है वो है साहचर्यता। साहचर्यता ये लो, जिसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, आपको इसमें बताया कि मैंने इसमें कहा है कि आपको एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए, साहचर्यता के नियम का सत्यापन करने के लिए आपको 3 मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें इसमें सबसे पहले तो लेनी है 3 मैट्रिक्स। तो 3 मैट्रिक्स हमने ले ली। 3 मैट्रिक्स कौन सी ले ली? A, B और तीसरी हमने ले ली C। इसमें पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि 3 मैट्रिक्स आपको लेनी है। दूसरी शर्त इसमें यह है कि 3 मैट्रिक्स के लिए A डॉट B व B डॉट C जो है वो अनुकूलनीय होने चाहिए। दूसरी शर्त इसमें यह है, बस इसमें केवल 2 शर्त हैं। साहचर्यता को प्रूव करने के लिए इसमें 2 शर्तों का होना जरूरी है। पहले तो इसमें आपको 3 मैट्रिक्स लेनी है, A, B और C, और दूसरा A डॉट B और B डॉट C अनुकूलनीय होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि A, B ज्ञात किया जा सकता है और B डॉट C भी ज्ञात किया जा सकता है। ये दोनों ज्ञात होने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैट्रिक्स इस प्रकार से हो कि A डॉट B ज्ञात ही नहीं होता और B डॉट C ज्ञात ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। अनुकूलनीय होने का मतलब ये है कि A डॉट B भी ज्ञात किया जा सकता है और B डॉट C भी ज्ञात किया जा सकता है। इन तीनों मैट्रिक्स का क्रम कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, तब साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम ये कहता है कि मैंने A डॉट B का जो गुणनफल है उसका गुणनफल कराया C से, तो वो A डॉट B डॉट C के बराबर आएगा। ध्यान देना, कुछ वैसा ही नियम है बिल्कुल। पहले A डॉट B का गुणनफल हमने प्राप्त किया मैट्रिक्स का, फिर जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसका गुणा किया हमने C मैट्रिक्स से। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स प्राप्त हुई वो मैट्रिक्स B डॉट C एक मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा फिर A मैट्रिक्स के साथ उसका गुणा करेंगे और फिर जो फाइनल मैट्रिक्स प्राप्त होगी आप देखेंगे दोनों मैट्रिक्स है आपस में बराबर है। इसका मतलब ध्यान रहे, आव्यूह गुणन के लिए साहचर्यता के नियम की पालना होती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ध्यान देना, आपके पास कोई मैट्रिक्स A है जिसमें अवयव है 1 0 1 0, 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसके अलावा आपके पास एक B मैट्रिक्स और है जिसमें अवयव है 1 0 0 0, ये भी 2 गुणा 2 के क्रम की मैट्रिक्स है। और एक तीसरी मैट्रिक्स C और है जिसमें अवयव है 1 1 1 0, ये भी 2 गुणा 2 के क्रम की मैट्रिक्स है। अब हमें ये नियम प्रूव करना है कि क्या ये सत्यापित होता है या नहीं होता। तो हमने कोई भी एक मैट्रिक्स, कोई भी 3 मैट्रिक्स ले ली और उनको आपस में सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले LHS को प्रूव करेंगे तो हमें चाहिए A डॉट B। तो सबसे पहले आप निकालें A डॉट B। A का मान क्या है? 1 1 0 0। इसका गुणा करेंगे B के साथ में। B मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 0। इसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, देखो क्या आता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से गुणा 1, फिर 0 का 0 से गुणा 0, तो ये हो गया 1 प्लस 0। फिर 1 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 0 से 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस
0। फिर 1 का गुणा 1 से 1 0, 1 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ क्या मैट्रिक्स मिली, 1 0 1 0। ये आपके पास एक 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई, जो कि कौन सी है, A डॉट बी। अब आप निकालेंगे LHS, और LHS में आप क्या निकालते हैं, A डॉट B डॉट C निकालते हैं। तो A डॉट B का मान क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 1 1 0 0, और ये हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। चलो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, C मैट्रिक्स से। C मैट्रिक्स क्या है, ये रही 1 1 1 0 इज इक्वल क्या आएगा, ध्यान देना यहाँ 1 का 1 से गुणा, फिर 0 का 1 से गुणा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, फिर 1 का 1 से गुणा, 0 का 0 से गुणा, 1 प्लस 0, फिर दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 1 से, 0 का 1 से, ये लो 1 प्लस 0, फिर 1 का 1 से, 0 का 0 से, तो 1 प्लस 0। तो यहाँ आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 1 1 1। 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई, जिसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब RHS पे चलो। तो RHS को लाने के लिए पहले क्या चाहिए, B डॉट C चाहिए। तो अब आप सबसे पहले निकालेंगे B डॉट C। B मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0, ये इसका आपको गुणा करना है C मैट्रिक्स के साथ में, और C मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 0। इसको सोल्व करो, इसको सॉल्यूशन का वही तरीका, 1 प्लस 0 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0, फिर हो जाएगा 1 प्लस 0, ये हो गया 1 प्लस 0, फिर हो जाएगा 0 प्लस 0, फिर हो जाएगा 0 प्लस 0। तो आप देखेंगे इस मैट्रिक्स का मान आएगा 1 1 0 0। ये आ गई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, कौन सी, B डॉट C। अब हम निकालेंगे RHS। RHS निकालेंगे तो RHS है आपका A डॉट B डॉट C। इसमें A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स है 1 1 0 0। इसका मल्टीप्लाई करना है B डॉट C के साथ में, जिसका मान आया है आपके पास 1 1 0 0। इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो आएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, फिर आगे करो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, फिर ये करो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, फिर आगे आ गया 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। तो आप देखेंगे ये इसमें अवयव आ रहे हैं 1 1 1 1, ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2। ये आ गए समीकरण नंबर 2। चेक करें क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हमारे पास स्पष्ट हो गया कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एम्प्लाइज, हम ये कह सकते हैं कि A डॉट B डॉट C इज इक्वल A डॉट B डॉट C। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 मैट्रिक्स में अगर A डॉट B और B डॉट C अनुकूलनीय हो तो उसके लिए साहचर्यता के नियम की पालना होती है, यानी कि एसोसिएटिविटी रूल है उसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये था इसका नियम नंबर सेकंड, दूसरा गुणधर्म था गुणन के लिए। अब इसके तीसरा नियम वो है तत्समकता, आइडेंटिटी। आपने देखा था पिछले में कि योग के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो क्या थी, 0 मैट्रिक्स थी, और अब गुणन के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, इकाई मैट्रिक्स होगी। वैसे ही है जैसे गुणा के लिए है कि योज्य तत्समक का मान 0 होता है किसी भी संख्या के लिए, वैसे ही गुणन तत्समक का मान 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या वापस आ जाती है। उसी प्रकार से मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स में योज्य तत्समक का मान 0 मैट्रिक्स था, और गुणन तत्समक का जो मान होगा वो इकाई मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, और उसके लिए इकाई मैट्रिक्स जो होगी वो इसका एक तत्समक मैट्रिक्स होगी। तीसरा नियम पढ़ रहे हैं हम, तीसरा नियम का नाम है तत्समकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, यानी ऐसी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ऐसी होगी जो एक ऐसी मैट्रिक्स से गुणा होगी कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, जैसे थी वैसी वापस आ जाएगी। तो वो जिस मैट्रिक्स के साथ में गुणा हुआ है उसका नाम क्या कहलाता है, तत्समक मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं तत्समकता, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि I am, ये एक
इकाई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका गुणा होता है ए से, तो ए मैट्रिक्स ही वापस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और ए चाहे गुणा किसी भी ओर से हो। अब इसमें देखो, इस परिभाषा में आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ मैंने लिखा है आई एम, जो कि एक एम ऑर्डर की जो है इकाई मैट्रिक्स है, और यहाँ मैंने लिखा है आई एन। दोनों अलग अलग लिखे हैं, दोनों अलग अलग है, यहाँ एम है और यहाँ एन है। क्यों? क्योंकि गुणन के लिए आप देखते हैं कि इसके जो क्रम पे डिपेंड करता है कि गुणा होगा या नहीं होगा, बदल जाता है, उल्टा करने पर जो क्रम है वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका क्रम 2 गुणा 3 है, और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है जिसका क्रम है 3 गुणा 2। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि ए इंटू बी, जब ये आप ये ज्ञात करेंगे तो पहले आप चेक करेंगे कि क्या ए का स्तंभ और बी की पंक्ति बराबर आ रही है क्या? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब आप ए डॉट बी है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब ए डॉट बी ज्ञात करेंगे तो उनका क्रम क्या होगा? तो बचा क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो उसका क्रम क्या होगा? 2 गुणा 2। इसी प्रकार से आप देखें कि क्या बी डॉट ए भी ज्ञात किया जा सकता है क्या? तो बी का क्रम क्या है? बी का क्रम है 3 गुणा 2, ये तो है बी का क्रम। और ए का क्रम क्या है? ए का क्रम है 2 गुणा 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बी मैट्रिक्स में जितने स्तंभ है उतनी ही ए मैट्रिक्स में पंक्तियां हैं। इसका मतलब बी डॉट ए भी ज्ञात किया जा सकता है, परंतु उसका क्रम क्या आएगा? 3 गुणा 3 आएगा। बच गए कौन से? 3 गुणा 3। तो आप देखें यहाँ पे, क्या ए डॉट बी और बी डॉट ए, इनके जो क्रम है वो समान आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ रहे। इसके क्रम में तो 2 गुणा 2 क्रम आ रहा है, और बी डॉट ए में कितना आ रहा है? 3 गुणा 3 आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्रम लिया है m, यहाँ पे क्रम लिया है n, क्योंकि हो सकता है क्रम गुणा करने पर चेंज हो जाए, तो दोनों जगह चेंज लिया है। यहाँ m लिया है और यहाँ लिया है n। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ए डॉट बी का क्रम 2 गुणा 2 आया था, तो वो था m, और बी डॉट ए का 3 गुणा 3 आया है, वो है n। चेंज आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे m से लिखा है और यहाँ पे n से लिखा है। तो ये m क्रम की इकाई मैट्रिक्स है और ये n क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ये नियम हमने समझा, इसका मतलब नोट में 3-4 बातें और है, वो भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। 2 बातें हैं। तो ये था इसका थर्ड नियम, तत्समकता, ध्यान देना। अब इसमें कुछ नोट में बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है वो समझें आप। नोट में ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ए डॉट बी ज्ञात किया जा सके, किसी मैट्रिक्स के लिए ए डॉट बी ज्ञात किया जा सके, तो यह जरूरी नहीं होता कि उसके लिए बी डॉट ए भी ज्ञात हो, यह आवश्यक नहीं है। कैसे? आप ध्यान दें यहाँ पे, अगर कोई ए मैट्रिक्स है और उस ए मैट्रिक्स का जो क्रम है वो है 2 गुणा 3, और आपके पास एक बी मैट्रिक्स है जिसका क्रम है आपके पास 3 गुणा 4, तो आप यहाँ पे देखें, क्या आप यहाँ पे देखेंगे कि ए बी ज्ञात किया जा सकता है क्या? तो ए बी ज्ञात करने के लिए आप उसमें पहले एक चीज़ देखेंगे कि क्या ए मैट्रिक्स में जो स्तंभ है वो बी मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब ए डॉट बी ज्ञात किया जा सकता है, जिसका क्रम क्या आएगा? 2 गुणा 4 आएगा। इसी प्रकार से ये चेक करो कि क्या बी डॉट ए भी ज्ञात किया जा सकता है क्या? तो ध्यान देना, यहाँ पे बी का क्रम क्या है? 3 गुणा 4, और ए का क्रम क्या है? 2 गुणा 3। तो आप चेक करें कि बी का स्तंभ और ए की पंक्ति आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बी डॉट ए है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ए डॉट बी ज्ञात किया जा सके तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिए बी डॉट ए भी ज्ञात किया जा सके। ठीक है, ये था पहला नोट। और इसके अंदर दूसरा नोट क्या आता है वो ध्यान से सुन, सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सेकंड नोट ये है कि आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स है ए और बी, उसमें यदि ए डॉट बी ज्ञात किया जा सके और बी डॉट ए भी ज्ञात किया जा सके, दोनों ज्ञात किए जा सकें, तो यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर हों। यह जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है ये। फॉर एग्जाम्पल आप इसको हम देखते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका क्रम है 2 गुणा 3,
और बी मैट्रिक्स जो है उसका क्रम है 3 गुणा 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए डॉट बी ज्ञात होगा क्या? तो होगा बिल्कुल। अब ए डॉट बी ज्ञात कैसे होगा कि ए के जो स्तंभ है बी की पंक्ति के बराबर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ए बी का क्रम क्या होगा बताइए, देखें ये दोनों बराबर है तो ए बी का क्रम क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी ए बी ज्ञात होगा क्या? तो बिल्कुल देखिए आप, बी का क्रम क्या है? 3 गुणा 2 और ए का क्रम क्या है? 2 गुणा 3। तो आप देख सकते हैं कि बी का स्तंभ और ए की पंक्ति आपस में बराबर है, इसका मतलब बी ए भी ज्ञात हो सकता है। अब आप ये देखें कि बी ए का क्रम क्या है? बी ए का क्रम क्या होगा? 2 2 ये तो हट गए, 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो आपने देखा कि ये जो क्रम मैंने लिखा है इसके अनुसार हम ए डॉट बी भी ज्ञात कर सकते हैं और बी डॉट ए भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ए डॉट बी का क्रम आता है 2 गुणा 2 और बी डॉट ए का क्रम आता है 3 गुणा 3। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो मैट्रिक्स है, अगर उसके लिए ए डॉट बी ज्ञात किया जाए और बी डॉट ए ज्ञात किया जाए और अगर दोनों के मान ज्ञात हो जाएं तो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों बराबर हो, जैसा कि इसके लिए है। ठीक है, तो ये है इसमें कुछ नोटबुक की बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो भी आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है। अब इस पे अंतिम जो नियम आता है वो आता है बंटनता का। चौथा नियम वो आएगा इसमें बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ले भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान देना। इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है? इसके लिए भी कंडीशन ये है कि आपके पास 3 मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए बी और सी। आपके पास 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, और इनके लिए योग और गुणन है वो अनुकूलनीय होने चाहिए। योग और गुणन क्या है? अनुकूलनीय होने चाहिए। योग अनुकूलनीय होने के लिए तो सारे नियम आपको बताए हुए हैं पहले, और गुणन के लिए भी बताए हुए हैं। तो ए बी सी के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? पहली बात तो 3 मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि योग व गुणन के लिए ये होनी चाहिए अनुकूलनीय, कंपेटिबल होनी चाहिए योग और गुणन के लिए। उस स्थिति में इसमें नियम लगते हैं बंटन में। पहला नियम क्या है कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर, देखो इस प्रकार से हो, जैसे ये गुणा आ गया ये योग आ गया, तो अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो इसके अंदर देखो योग की जो मैट्रिक्स है वो भी अनुकूलनीय होनी चाहिए और गुणा की भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल आएगा। और दूसरा नियम इसमें क्या है कि यहाँ पे आता है ए प्लस बी डॉट सी, तो यहाँ पे आएगा ए डॉट सी और प्लस बी डॉट सी। ठीक है, ये है आपका बंटन नियम, जिसमें देखो योग और गुणन दोनों की संक्रिया होती है, इसलिए इसको बंटनता कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं, क्योंकि इसमें योग और गुणन दोनों की एक साथ बंटन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें गुणन संक्रिया भी है और जिसमें योग की संक्रिया भी है। तो ये नियम की अनुपालना होती है। और ये कैसे होती है ध्यान देना, कोई मैट्रिक्स ए है उसका गुणा हो रहा है बी प्लस सी के साथ में, ये बी प्लस सी का योग है, तो इसका जो मान आएगा वो ए डॉट बी हम ज्ञात करेंगे और ए डॉट सी ज्ञात करेंगे, दोनों का योग करेंगे, बिल्कुल दोनों बराबर आएंगे। ऐसा ही इसके साथ में होगा। तो ये आपका अंतिम नियम था बंटनता का। ठीक है, तो गुणन के लिए जो 4 गुणधर्म थे वो चारों कंप्लीट हो गए हैं, और अब इसमें कुछ एक अदिश के लिए कुछ परिभाषा के रूप में 2-4 मान दे रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में 3.2 के उदाहरण और सवालों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।